हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन होने वाला है जुलाई में, उससे रिलेटेड वीडियो के बारे में। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्री का आपका सिलेबस क्या है और 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको आपकी प्रिपरेशंस में जो है वो मस्ट ऐड करने चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो। देखिए, तैयारी करने का सभी का अपना एक अलग तरीका होता है, बट यहाँ पर मैं कुछ 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा कि अगर आप अप्रोक्स अभी 3 महीने हैं, ठीक है, तो अगर आप 3 महीने में अच्छे से तैयारी करना चाहते हो ताकि आपका प्री जो है वो निकल जाए, तो आप जो है इन पॉइंट्स को जरूर ऐड कर सकते हैं। बाकी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के आपका कुछ हो जाएगा। पेशेंस आप में होने चाहिए और साथ ही साथ जो है वो आपको डेली रूटीन में पढ़ना है, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में, बट उससे पहले अगर आपने जीके स्टडी ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाकर जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। पॉलिटी का मैक्सिमम सेक्शन जो है उसमें कवर हो चुका है, ठीक है, यानी कि डिटेल में द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश से जो जगमोहन ब्लोखरा की बुक है उससे जो है वो कंटेंट डाला जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो जो चैनल का आइकन है वहां पर आपको मिल जाएगी, आप डायरेक्टली जीके स्टडी सर्च कीजिए और साथ ही साथ जो है वो आप रिव्यू देना ना भूलिएगा प्ले स्टोर पर, ताकि जो है वो ऐप को और आगे जाने में सहायता मिले, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्री के सिलेबस के बारे में कि प्री का सिलेबस जो है वो कैसा होता है। जिनको नहीं पता है, शॉर्ट जो है वो रिव्यू में आपको दूंगा। सबसे पहले जो एग्जाम होता है उसमें आपके टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100। देखिए, जो एग्जाम होगा वो 2 पार्ट्स में होगा, यानी कि प्री की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्री में आपका सबसे पहले मॉर्निंग सेशन में होता है आपका जनरल स्टडीज का एग्जाम और इवनिंग सेशन में होता है आपका सी सेट का, यानी कि जिसमें आपका जो है वो मैथ्स, रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश वगैरह पूछी जाती है, ठीक है। सिलेबस में आपको अभी बताऊंगा। तो 100 क्वेश्चन आते हैं दोनों ही एग्जाम में, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है और आपको 2 घंटे जो है वो दिए जाते हैं एग्जाम पेपर को करने के लिए, ठीक है। अब जो भी आपका पैटर्न होता है वो यूपीएससी का पैटर्न जो है वो अडेप्ट किया गया है, यानी कि यूपीएससी के पैटर्न पर आपका एग्जाम होता है। बस इसमें चेंजेस क्या होते हैं कि हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन को जो है वो इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि आप एचएस की तैयारी कर रहे हो तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा में जो है वो एचपीजी के पढ़नी है। बात करते हैं अगर जनरल स्टडीज के बारे में, तो जनरल स्टडीज में आपके 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, 2 घंटे का आपको टाइमिंग मिलेगी। अब इसमें क्या क्या होगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर एंड सोशल इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि मैं एक तरह से बात करूं तो एचपी का ऑल सिलेबस जो है वो आपके इसमें पूछा जाएगा, प्लस इंक्लूड करंट अफेयर्स, ठीक है। जो आपका इकोनॉमिकल सर्वे होता है, बजट वगैरह सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये आप ये नहीं बोल सकते कि हिस्ट्री में से नहीं पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी में से नहीं पूछे जाएंगे, उनकी मर्जी है। ज्योग्राफी में से 10 पूछ लें, हिस्ट्री में से आपको 20 पूछ लें, ठीक है, जैसे भी है। तो ये आपको सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो आपकी हिमाचल आपको पूरे अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि हिमाचल के मैक्सिमम जो है वो आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन यानी कि 60 मार्क्स। तो अगर आपका एचपी अच्छा नहीं है तो आपकी वेटेज जो है वो एग्जाम में कम हो सकती है मार्क्स की। तो आप उसी तरह से एचपी को आपको जरूर तैयार करना है। उसके बाद आपके करंट अफेयर्स होंगे, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले बोला जाता था कि 6 मंथ्स के करंट अफेयर पढ़ो, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। 1 ईयर के करंट अफेयर आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। 1 साल के करंट अफेयर जो है वो पूछे जाते हैं और कई कई बार उससे भी पहले जो है, मान लीजिए आपका अभी 2021 चल रहा है तो 2021 में जो एग्जाम होगा तो 2020 तक के करंट अफेयर पूछे जाएंगे, जनवरी तक के। और कई बार ऐसा भी होता है कि 2019 के दिसंबर के करंट अफेयर को भी जो है वो अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंक्लूड कर लिया जाता है। तो एटलीस्ट आपको 1 साल के करंट अफेयर तो टिप्स पर याद होने चाहिए। तो उसके किस तरह से आपको कैसे कैसे करना है वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। फिर आता है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री मेनली पूछी जाती है, उसके बाद आपको मिडिवल भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। और जो आपका जो स्टार्टिंग की हिस्ट्री है वो तो आपकी आर्ट एंड कल्चर में मैक्सिमम कवर हो जाती है, ठीक है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि आपका ज्योग्राफी वाला सेक्शन। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, ईटीसी, यानी कि इंडियन पॉलिटी आपको कंप्लीट आनी चाहिए। इकोनॉमी वाला हो गया, उसके बाद इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये आपके जो है वो एनवायरमेंट वाला सेक्शन हो गया। तो अगर आपको मैं मोटा मोटा आइडिया दूं, सिंपल से आपको पढ़ना क्या है कि एचपी, फिर आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, और एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये जो है वो आपके मेन फोकस रहेंगे, प्लस आपका करंट अफेयर। इन सेक्शंस पर जो है वो आपको फोकस करना है। तो इसी तरह से आपको तैयारी करनी है। तो ये आपका जनरल स्टडीज का होगा, ठीक है। वैसे तो ये बहुत वास्ट है, किस तरह से आपको अप्रोच करना है वो मैं आगे बताऊंगा, बट ये अगर आपको मेनली देखना पड़ेगी कितने आपके पास जो है वो सब्जेक्ट हैं। तो एचपी हो गया, हिस्ट्री आपका इंडियन हो गया, फिर आपके पास ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट और साथ में करंट अफेयर। करंट अफेयर तो आपको डेली के पढ़ने चाहिए ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो क्वालिफाई नेचर का होता है। 66 मार्क्स आपको जो है आउट ऑफ 200 चाहिए होते हैं, तभी आपका जो है वो क्वालिफाई माना जाएगा। और अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपका जो है वो प्रीवियस में आपने चाहे 200 में से 200 मार्क्स लिए हो, उसको माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्वालिफाई होना जरूरी है।
अब इसमें पूछा क्या जाता है कि मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपके चार्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, टेबल्स हो गए, डाटा सफिशिएंसी होगी, तो ये क्लास 10th के जो है वो लेवल के आपसे पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ इंग्लिश भी जो है वो आपकी क्लास 10th लेवल की पूछी जाती है, ठीक है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, और आपके पास फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपकी एनालिटिक एबिलिटी कितनी है, सबको लॉजिकल रीजनिंग, मतलब कि सब कुछ आपका चेक किया जाता है। तो अगर आप, ऐसा भी नहीं है कि इसको बिल्कुल इग्नोर करना है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ होता है। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप इसको कर पाओगे, इंग्लिश अच्छी है तो भी आप इसको कर लोगे, आप डिसीजन मेकिंग मतलब कि थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर आप इस पेपर को जो है वो निकाल सकते हो। बट फिर भी ये नहीं है कि आप इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल ना करें और इसको बिल्कुल ही स्किप कर दें। कहीं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि रीड नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं है इसको, और फिर भी निकाल देते हैं। बट अगर आपको पता है कि आपकी मैथ थोड़ी कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, तो आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए और फिर आप जो है इसकी भी तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये तो था आपका प्री का सिलेबस, एक रफली आइडिया था जो कि आपको क्या क्या पूछा जा सकता है वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करेंगे कुछ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको जरूर ऐड करने हैं, और आप जब भी ऐड करोगे आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। मतलब जब आप अप्लाई कर लोगे तो आप उसके बाद आप देखोगे कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर लर्न सिलेबस। आपको जो है वो प्री तो मैंने आपको बता ही दिया है, प्लस मेंस का जो है वो सिलेबस आपको टिप्स पर याद होना चाहिए। आपको सबसे पहला काम करना क्या है कि अगर आप सीरियसली कैंडिडेट हो, यानी कि सीरियस कैंडिडेट हो जो कि तैयारी कर रहा है, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो कि पेपर जिन्होंने भर दिया है और तैयारी नहीं करनी है। ये उनके लिए है जिन्होंने सीरियस नोट पर जो है वो तैयारी करनी है और वो चाहते हैं कि उनका प्री जो है वो इस बार क्लियर हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो मेन का सिलेबस है उसको आपको प्रिंट करवा के अपने पास रखना है। जब भी आप तैयारी करो आपको करना क्या है कि उसमें से ये देखना है, मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो पॉलिटी में आपको ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो मेंस में मेंशन किए हुए हैं, पर्टिकुलर मेंशन किए हुए हैं, जिनके ऊपर फोकस किया गया है। तो उन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले पढ़ना है, रीड करना है, ठीक है, उनको सबसे पहले याद कीजिए। उसके बाद जो भी आपके रिमेनिंग टॉपिक बचते हैं उनको बाद में कीजिए। इससे होगा क्या कि एक तो आपकी मेंस की तैयारी हो जाएगी, यानी कि मेंस में जितने भी टॉपिक मेंशन किए हैं सबसे पहले वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि जो भी आपका रिमेनिंग सिलेबस बचेगा वो भी आप कवर कर लोगे। तो मेंस में अगर आपको ये नहीं पता है, चाहे इस एग्जाम की बात करें चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें, अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको पढ़ना क्या है, तो आई थिंक आप एग्जाम की प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो। तो सबसे पहले अपने पास सिलेबस जरूर रखिएगा, ताकि आपको एक एक टॉपिक का, एचपी का, चाहे पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का हो, सभी का पता हो कि कौन कौन से मेन टॉपिक जो है इसमें मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप तैयारी करो आपको यही करना है कि आपको सिलेबस को याद करना है, ठीक है, कि सिलेबस में जो है वो क्या दिया गया है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है वो आपके पॉइंट पर जाना है, जो कि आपका लेस रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज आपके जितने लेस होंगे उतनी अच्छी जो है वो आपकी तैयारी होगी। अब जैसे मैंने आपको मेन सिलेबस बताया कि एचपी हो गया, प्लस आपकी इंडियन हिस्ट्री हो गया, ठीक है, और प्लस आपकी जियोग्राफी हो गया, फिर आपकी पॉलिटी हो गया। तो इन सभी के लिए आपको जो है वो एक एक बुक यूज करनी है, ठीक है, वो होगी आपकी स्टैंडर्ड बुक। अब ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम भी यूज कर रहे हो, उसके बाद हिस्ट्री के लिए आप बिपिन चंद्रा भी यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, आपके फ्रेंड ने ये बोला कि भाई बिपिन चंद्रा में बहुत अच्छा दिया हुआ है या फिर स्पेक्ट्रम में अच्छा दिया हुआ है, तो आप उसके तरफ मुड़ गए, ठीक है, और एक महीने बाद जो है आप दोबारा से स्पेक्ट्रम पर आ गए या फिर बिपिन चंद्रा पे आ गए। तो रिसोर्स आपको एक ही यूज करना है, चाहे दूसरे में 2 पॉइंट 3 पॉइंट ज्यादा ही दिए हो, बट आपको क्या करना है कि जिस बुक से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, चाहे बिपिन चंद्रा हो, या फिर कोई चाहे अदर बुक हो, आपको उसी के ऊपर स्टिक रहना है और उसी से तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि एक बुक को अगर आप 10 बार रीड कर लोगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप ज्यादा बुक्स को स्विच करोगे तो आपको उसका फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एचपी के लिए तो हिमाचल दर्पण अगर आप यूज कर रहे हो तो हिमाचल दर्पण को अच्छे से पढ़ लीजिए, डिटेल में पढ़ लीजिए, बिल्कुल बहुत बड़ी बुक है, ठीक है, जो नया एडिशन आया है। अगर आप उसको भी कर लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं जो कि आपको ना तो जगमोहन बलोखरा में मिलेंगे ना ही हिमाचल दर्पण में मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपके आउट ऑफ रहते ही हैं, बट अगर आप हिमाचल दर्पण भी पढ़ लेते हो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप द वंडरलैंड पढ़ रहे हो तो उसी को ही पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ इकोनॉमिकल सर्वे हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद आपका बजट हो गया, ये चीजें आपको जरूर पढ़नी है। इकोनॉमिकल सर्वे से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली जो करंट बनता है वो वहीं से बनाया जाता है, तो ये चीज याद रखनी है। हिस्ट्री आप स्पेक्ट्रम यूज कर लीजिए, जो भी बुक्स आप यूज कर रहे हो, मैं बुक्स के नाम नहीं बताऊंगा आपको, तो आपको रिसोर्सेज आपके कम रखने हैं ताकि आप जो है ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। अगर आपको एचपी के लिए क्या क्या पढ़ना है वो डिटेल में चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको और भी डिटेल में बता दूंगा, बट यहाँ पर हम स्पेशली पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको सिलेबस लर्न करना है, दूसरा आपको अपने रिसोर्सेज कम करने हैं, ठीक है। 5 आपके पास सब्जेक्ट हैं तो 5 ही बुक्स आपके पास चाहिए, उससे अलावा कोई बुक आपको नहीं रखनी है, ठीक है।
अगले के पॉइंट की बात करें तो एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और इसका कई बार जो है वो गलत मतलब निकाल लिया जाता है। एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर को आपको एनालाइज किस तरीके से करना है वो आप एक बार अच्छे से सुनिएगा। आपको ये नहीं करना है कि प्रीवियस ईयर आपने क्वेश्चन पेपर लिया और ये देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उनके आंसर देखे और आपने याद कर लिए और बात खत्म। ठीक है, एनालाइज आपको इस तरीके से करना है, आपको एक नोटबुक लगानी है। ठीक है, अगर आप इस चीज को करके देखोगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका प्रीवियस में आया था रावी नदी से, आपने 2000, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 2018 का आपने कोई पेपर उठाया एचएस का और उसमें कोई क्वेश्चन आया था रावी नदी से। अब इसको आप एचपी पे भी अप्लाई कर लीजिए या फिर पॉलिटी पे, इकोनॉमी पे, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो रावी नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि रावी नदी का पुराना नाम क्या है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि उस क्वेश्चन को आपने देखा कि रावी नदी से क्वेश्चन आया था, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेना है। ठीक है, और आपको रावी नदी के बारे में जितनी भी डिटेल है वो लिख लेनी है। इस चीज को बोला जाता है एनालाइज करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। अब होगा क्या, आपने बहुत बार सुना होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इस तरह से नहीं पूछे जाते कि रावी नदी का जो क्वेश्चन पहले पूछा गया था वही पूछा जाएगा। ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। पूछा इसलिए ऐसे जाता है कि रावी नदी में से पहले कोई और क्वेश्चन आया था, अब जो है वो रावी नदी ये पूछ ले जाएगी कि कहां से निकलती है। मतलब कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इतने आसान क्वेश्चन वैसे आते नहीं है। तो इसीलिए आपको करना क्या है कि पहले एक क्वेश्चन लिख लेना है और उसके बाद बुक खोल के जितनी भी उसके बारे में डिटेल है वो आपको नोट डाउन कर लेनी है। तो इस तरीके से जब आप हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल डाउनलोड कर लोगे, फॉर एग्जांपल पंचायती राज आपके पास आया और पंचायती राज जो क्वेश्चन आया था आपने उसके बारे में पूरा डिटेल में लिख लिया, तो जब आपके पास पूरा डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो मैक्सिमम देखोगे आपकी सिलेबस आपका कवर उसमें ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आप आसानी से उसको जो है वो कर पाओगे। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि आपको एनालाइज किस तरीके से करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो है आपका न्यूज़पेपर प्लस वन मैगजीन। आपको एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है। ठीक है, न्यूज़पेपर आपका पूरा पढ़ने लायक नहीं होता है, एडिटोरियल वाला पेज हो गया और साथ में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपको रीड करना चाहिए, तो वो आपको न्यूज़पेपर में पढ़ना है। तो 1 घंटा आपको डेली का न्यूज़पेपर पे जरूर देना है। द हिंदू आप पढ़ते हो या फिर ट्रिब्यून पढ़ते हो, जो भी आप पढ़ते हो, और साथ ही साथ एक मैगजीन आपको पढ़नी है। मैगजीन आप कोई भी ले सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण होगी, दृष्टि आईएएस की होगी, या फिर कोई भी आप यूज करते हो। करंट अफेयर सेम होते हैं, बस थोड़ी लैंग्वेज की डिफरेंस होता है, लैंग्वेज अलग अलग यूज की जाती है, बट आपको करंट अफेयर ही पढ़ने हैं, तो एक मैगजीन आपको जरूर रखनी है। ठीक है, और उसी के साथ साथ प्लस आपको करना क्या है कि जनवरी 2020 से आपको शुरू होना है। ठीक है, और उसके करंट अफेयर करने शुरू करने हैं। अब आप प्रेजेंट जो आपका मंथ चल रहा है उसको तो आप पढ़ ही रहे हो, उसी के साथ साथ जनवरी 2020 से शुरू हो जाना। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं या तो उनको मैगजीन के थ्रू कवर कीजिए या फिर उनको नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप लास्ट में जाकर ये सोचोगे कि भाई लास्ट में जाकर मैं एक मंथ में कवर कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला है। तब आप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ढूंढोगे और मैक्सिमम करंट अफेयर आपके स्किप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी से तैयारी कीजिएगा। डेली के भी अगर आप 20-30 करंट अफेयर लिखते हो तो वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि बहुत सफिशिएंट होंगे और इसी तरह से आपके जो है वो मैक्सिमम करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज को जरूर अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अभी आपको सुन के जैसा मर्जी लग रहा हो, बट जब आप अप्लाई करोगे तो आप जरूर, आपको बाद में बेनिफिट इस चीज का मिलने वाला है। अगले पॉइंट की बात करें तो मेक प्रॉपर टाइम टेबल। देखिए, अगर आपका टाइम टेबल नहीं है तो आप किसी काम को जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। तो आपको एक शेड्यूल 3 महीने का अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, ऐसा तो नहीं है कि पहले आपने कभी हिमाचल जीके पढ़ी नहीं है, ठीक है, और या फिर आपने कोई और एग्जाम नहीं दिया है, तो 3 महीने का आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। ठीक है, कि आप जो है वो डेली कितने मतलब कि कितने सब्जेक्ट्स को कवर करोगे। अब वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने डेली 2 सब्जेक्ट लिए, आपका मंडे है तो मंडे आपने ये रखा है कि मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़नी है, ट्यूसडे को मैंने एचपी और इकोनॉमी पढ़नी है, तो उस तरीके से आपको जो है वो करना है। अगर कहीं होते हैं क्या है कि मंडे को आपके सारे सब्जेक्ट कवर, मतलब कि जैसे भी आपको लगता है, ठीक है, आप जैसे भी कवर कर सकते हो वैसे आपको टाइम टेबल बनाना है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि मैं इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट करूं। अब बहुत सारे बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि अभी कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर 10 मिनट इस बात में जो है वो जाते हैं कि अगला मैं कौन सा सब्जेक्ट पढूं, या फिर आज उन्होंने पढ़ लिया तो 10 दिन तक उन्होंने कोई वो सब्जेक्ट दोबारा टच नहीं किया। तो अगर आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा तो आप उस चीज को फॉलो कर पाओगे। ठीक है, और टाइम टेबल बनाओगे तो उसको फॉलो जरूर करना है। जब आप उसको फॉलो करोगे तभी जो है वो आपकी प्रॉपर तैयारी जो है वो हो पाएगी। और टाइम वैसे भी बहुत कम है, तो एक एक टाइम आपके लिए कीमती है, एक एक पल कीमती है, तो हर चीज का जो है वो अच्छे से उपयोग करें। अगले पॉइंट की बात करें, रिवीजन को आपको जो है वो बहुत ज्यादा इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं 1 मंथ पढ़ लेता हूं उसके बाद रिवाइज कर लूंगा, और तो ये किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं होने वाला है। ठीक है, 1 मंथ के बाद आपके पास इतने नोट्स तैयार हो जाएंगे कि आपको रिवीजन करते हुए या तो सिर दर्द होगी, ठीक है, या फिर आप कर ही नहीं पाओगे। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको बिल्कुल ही याद नहीं होता, आपके अगर मतलब कि जैसी भी आपकी मेंटल एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो रिवीजन का शेड्यूल रखना है। सबसे बेस्ट मैं अगर आपको बताऊं
ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आज आप मान लीजिए आपने नोट्स बनाए, मान लीजिए आप मॉडर्न पढ़ रहे हो, आपने पुर्तगाली के ऊपर नोट्स बनाए कि पुर्तगाली कब आए थे, तो आपको पूरी डिटेल उनके बारे में लिख ली है। तो आप कल को जब डच के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको पुर्तगाली के बारे में रिवाइज करना है। कितना टाइम लगेगा? 5 से 10 मिनट आपको रिवाइज करने में लगोगे, ठीक है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर करना है। तो इस तरीके से अगर आप डेली पढ़ने से पहले यानी कि नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले अपने प्रीवियस वाले को जो है वो अच्छे से याद कर लेते हो, यानी कि एक बार देख लेते हो 5 से 10 मिनट, तो वो आपके दिमाग में जो है वो छपता चला जाएगा और उसको भूलने के चांसेस जो है वो आपके बहुत ज्यादा कम होंगे। और अगर आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप 3 दिन के बाद भी रिवाइज कर सकते हो। और संडे का टाइम जो है वो आपको अपने टाइम टेबल में रिवीजन का ही रखना है, यानी कि पूरे हफ्ते आपने जितना भी पढ़ा है उस चीज को आपको रिवाइज करना है। तो आई थिंक ये 6 पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए होंगे और इनका बेनिफिट आपको अगर आप अच्छे से अप्लाई करते हो, देखिए अप्लाई ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छे से अप्लाई करोगे तो मैं मेक श्योर हूं कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इसका मिलने वाला है, ठीक है। हर एक पॉइंट के बारे में और ज्यादा बोलूंगा तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है। तो मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगले पॉइंट की बात करें तो मेक नोट्स इफ नेसेसरी, ठीक है। आपको नोट्स बनाने हैं अगर जरूरी है। देखिए नोट्स बनाने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं क्यों बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, क्योंकि ये चीज आपकी मेंस में काम आती है। मेंस में आपको जब लिखना पड़ता है तो मैक्सिमम बच्चे इस चीज के कारण रह जाते हैं कि वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, ठीक है। इसका एक रीजन होता है कि वो क्वेश्चन को लिख ही नहीं पाते। तो नोट्स इसलिए होते हैं स्पेशली हिंदी वाले, क्योंकि हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम होती है, मात्राएं वगैरह होती है। तो अगर आपको नोट्स बनाने की प्रैक्टिस जरूर करनी है, अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस होगी, राइटिंग स्किल्स भी आपकी अच्छी बढ़ेगी, ठीक है। और आपको ये भी पता लगेगा कि किस वर्ड को किस तरह से लिखना है। नेसेसरी क्यों लिखा है? उन चीजों के नोट्स बनाने हैं जिनकी जरूरत है। अब मान लीजिए पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसके नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। बट अगर आप ऐसे है कि जगमोहन बिलोकरा पढ़ रहे हो तो आप जगमोहन बिलोकरा के आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उसके साथ साथ आपको बनाने पड़ेंगे। तो वो चीज आपको डिसाइड करनी है कि आपको किसके नोट्स बनाने हैं और किसके नहीं बनाने हैं, ठीक है। बट बनाने जरूर हैं क्योंकि इससे आपकी जो है वो राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी, आपके और ज्यादा लिखने की स्पीड होगी, जो कि आपकी मेंस में काम आएगी। अब ये तो नहीं है ना कि आप बाद में प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो वो दिक्कत देता है। अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है, डेली बेसिस पे आप लिख रहे हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो नोट्स आपको ये डिसाइड करना है कि किस चीज के आपको नोट्स की जरूरत है और किस चीज के नहीं है। अगले की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर, ठीक है। आपको अपनी तैयारी को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है। अब आपका फ्रेंड बोल रहा है या कोई भी बोल रहा है कि भाई मुझे तो पॉलिटी अच्छे से आती है, मुझे तो आपकी हिस्ट्री भी अच्छे से आती है, तो आपको वहां पर डिमोटिवेट नहीं होना है। आपकी तैयारी, आपको पता है कि आपके पास 3 महीने है, ठीक है, तो 3 महीने के शेड्यूल को बनाकर अपनी तैयारी को कीजिए कि मैं किस तरह से अप्रोच करूंगा, मैं किस तरह से अप्रोच करूंगी और किस तरह से तैयारी करूंगी, ठीक है। अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को जो है वो आपकी प्रॉब्लम देता है। तो सिंपल सा है, पॉजिटिव रहिए, ठीक है, और अपनी तैयारी को, अभी देखिए 3 महीने तो है ना, ठीक है, तो जितनी आप जान मार सकते हो, जितनी आप कोशिश कर सकते हो उतनी कीजिए, ठीक है। बाकी जितनी भी तैयारी होगी उस हिसाब से आपको एग्जाम जो है अटेम्प्ट करना है। बट अगर आप पहले ही डिमोटिवेट होकर ये सोच लोगे कि भाई उसकी तो तैयारी है, मेरी तैयारी अभी है नहीं, टाइम भी नहीं है, 3 महीने है, ठीक है, नहीं होगा तैयार, तो ये चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। आज से ही शुरू कीजिए, आपको रिजल्ट जो है वो 1-1.5 महीने बाद देखने को मिल जाएगा कि आपको कितनी तैयारी जो है वो आपकी हुई है। बट प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी, टाइम टेबल बनाकर, ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स जो है इंक्लूड करने पड़ेंगे, ठीक है। अगले की बात करें, मस्ट ज्वाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपके दिमाग से एक बात निकाल देता हूं, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज मतलब कि अगर कोई सीरियस तैयारी कर रहा है तो उसको तो पता होगा, मैक्सिमम चीजें उसको क्लियर होंगी। बट बहुत सारे स्टूडेंट को ये गलतफहमी होती है कि टेस्ट सीरीज इसलिए होती है कि आपके उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इस सोच के साथ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो तो ये आप भूल जाइए। कभी भी टेस्ट सीरीज में से कोई भी आपका जो है वो क्वेश्चन, लक की बात होती है कि आ जाए, बट ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाए। टेस्ट सीरीज आपकी होती है आपके टाइम शेड्यूल को चेक करने के लिए, यानी कि गिवन टाइम ऑफ पीरियड में आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि लास्ट में बच्चों के पास 10 मिनट बचे होते हैं, फिर वो गोले लगाना शुरू करते हैं, ठीक है, और जो आता भी होगा उसको भी गलत करते थे, यानी कि सोचने का टाइम नहीं होता है, यानी कि उनकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो अच्छी नहीं होती है। तो टेस्ट सीरीज का काम मेनली यही होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट किस तरह से कर पाते हो, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यानी कि 2 घंटे के अगर आपकी टेस्ट सीरीज है, यानी कि 2 घंटे का टेस्ट है, तो आपकी सीटिंग कितनी है, कितना प्रेशर झेल सकते हो, वो चीजें देखने के लिए आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो बनाई जाती है। अगर किसी को ये पता होता ना कि भाई टेस्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऐड कर दे, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज के प्राइस आई थिंक 200, 300, 500 हजार की बदली लाख, 2 लाख, 3 लाख होते। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है।
तो आपको एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। मैं ये नहीं बोलता आप जीके स्टडी की कीजिए, क्योंकि हम भी टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं जीके स्टडी ऐप पर। आपको जिसकी बेटर लगे आप उसकी कीजिए, बट आपको जरूर ज्वाइन करनी है। और टेस्ट आपको 2 घंटे का प्रॉपर तरीके से लगाना है, जैसे आप एग्जाम में बैठे हो, तभी आपको इस चीज का बेनिफिट मिलने वाला है और तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। अगर आपने टेस्ट सीरीज बाय करके रख ली और आप ये सोच रहे हो कि लास्ट दिन में टेस्ट लगाऊंगा, या फिर आपने टेस्ट लगाया और बीच में छोड़ दिया, निकल गए, तो ये चीजें जो है वो काम नहीं आती है। तो टेस्ट सीरीज किसी की भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है, आप हमारी करेंगे या फिर किसी और की करें, बट अच्छे प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करें और उसको दें भी। अगर आपका टेस्ट लाइव हुआ है, आपको पता है कि अब टेस्ट सीरीज में नया टेस्ट आया है, तो 2 घंटे अपने निकालिए, ठीक है, आप अपने रूम में हो, कहीं पर भी हो, बोल दीजिए कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है और आराम से उस टेस्ट मतलब कि टेस्ट को जो है वो 2 घंटे के लिए देना है। तभी आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा है, इसमें आया, तो उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट की बात करें तो सीसेट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो इसको अवॉइड करते हैं कि भाई बाद में कर लेंगे, और फिर मैथ्स वगैरह इंग्लिश वगैरह जो है वो इसमें रह जाते हैं। उनके जो है वो प्री में स्कोर अच्छा होता है, यानी कि प्री नहीं, जनरल स्टडीज में उनके अच्छे स्कोर होते हैं 120 130, बट वो इसको क्लियर नहीं कर पाते। तो इस चीज का भी कोई फायदा नहीं है। आपको सीसेट को साथ साथ लेकर चलना है, बट आप सीसेट की तैयारी में आपको बोलूंगा कि 1 मंथ बाद ही कीजिएगा, ठीक है। 2 मंथ बहुत होते हैं सीसेट की तैयारी में, अगर आप बिल्कुल बेसिक से भी कर रहे हो तो इसकी तैयारी आप बाद में शुरू कीजिएगा। फिलहाल के लिए आपको जनरल स्टडीज पर फोकस करना है, पहले सिलेबस को पढ़ना है, और इन 10 पॉइंट को अगर आप अपनी तैयारी में ऐड करोगे, जैसे भी आप तैयारी करो, किसी भी तरीके से तैयारी कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। बाकी बहुत जल्दी आपकी वीडियोस शुरू होंगी, ठीक है। किस पर होंगी, कैसे होंगी, वो आपको पता लग जाएगा, एचएस पर ही होंगी, और डिटेल में कोशिश की जाएगी आपको समझाने की, पढ़ाने की। और ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।